नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हजारों साल की समृद्ध संस्कृति और विरासत, ऐतिहासिक इमारतें, रंग बिरंगी कलाकारी, हजारों बोलियां, खान पान, इतनी सारी चीजें जिस एक गुलदस्ते में हैं, उसका नाम है भारत। यही वजह है कि भारत पूरी दुनिया के लोगों के आकर्षण का केंद्र है और यही बात टूरिज्म सेक्टर में भी नजर आ रही है। कई देशों के नागरिकों की विश लिस्ट में भारत नंबर 1 है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने 2035 तक भारत का टूरिज्म सेक्टर 21 लाख करोड़ से बढ़कर 42 लाख करोड़ होने का अनुमान जताया है। आज भारत के पर्यटन की विशाल संभावनाओं पर स्वदेश विशेष में होगी खास चर्चा। जी हां, टूरिज्म का टशन, भारत बनेगा नंबर 1। भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विविधता, संस्कृति और इतिहास की एक जीवन तस्वीर है और अब यही भारत दुनिया के सबसे बड़े टूरिज्म हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारत के टूरिज्म सेक्टर की जो ग्रोथ होगी वो डबल होगी। इस ग्रोथ में 2035 तक जो अनुमान जताया गया है उसमें कहा गया है कि यहां का टूरिज्म 21 लाख करोड़ से बढ़कर 42 लाख करोड़ का होगा। 2024 में ही देश के भीतर यात्रा करने वाले लोगों ने करीब $15.5 ट्रिलियन खर्च किए, यानी घरेलू पर्यटन बन रहा है असली ग्रोथ का इंजन। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी लौट रहे हैं और बिजनेस ट्रैवल में भी फिर से जान आ चुकी है। 46 मिलियन से ज्यादा लोगों को इस सेक्टर ने रोजगार दिया है और 2035 तक ये आंकड़ा 64 मिलियन को पार कर सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार करने की आवश्यकता है? क्या हम सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं या एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं? आखिर रिलीजियस टूरिज्म का इसमें कितना बड़ा योगदान है? इन्हीं सवालों के साथ आज हम भारत के टूरिज्म की दिशा और दशा पर बड़ी चर्चा करेंगे, संभावनाओं के साथ चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा ही शानदार पैनल इस चर्चा में जुड़ रहा है। मैं एक एक करके परिचय करा देता हूं। हमारे साथ नीरज सिंह देव साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड हैं ई कॉमर्स और डोमेस्टिक सेगमेंट में, और थॉमस कुक और एसओटीसी ट्रैवल में। शुक्रिया नीरज सर अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ राजन बहादुर साहब हैं जो कि सीईओ हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल THSC से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजन सर। और हमारे साथ हरजीत सिंह हैं, फाउंडर हैं ट्रैवल ट्विस्ट से। हरजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं राजन जी आपके पास आना चाहूँगा। बड़े लक्ष्य हैं और जाहिर है जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो उस हिसाब से तैयारी भी दिखनी चाहिए। इन बड़े लक्ष्यों में फिलहाल अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो भारत की ट्रैवल की इस ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट दे रहे हैं या आगे देते रहेंगे? जी राजन जी, आप तक आवाज आ रही है? और ये मुझे अब आ रही है आपकी आवाज। जी थैंक जी यू। जी जी। हाँ। राजन जी, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसकी तस्वीर ये रिपोर्ट बयां कर रही है वर्ल्ड ट्रैवल काउंसिल की। हमें बताइए कि ये जो रफ्तार है उसको कौन कौन से ट्रिगर सपोर्ट दे रहे हैं? देखिए, कई ट्रिगर हैं जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं और ये रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एक तो आपकी राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड जो है, जो इंडिया ग्रो कर रही है जबरदस्त, और डिस्पोजेबल इनकम, हायर मिडिल क्लास, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको बहुत बड़े पैमाने पे। दूसरा आपका है जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, फ्लैगशिप इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे
देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन एक्सेट्रा, इसकी वजह से लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है और अभी तक जो डेस्टिनेशन जहाँ पे लोग नहीं जा रहे थे, वो बड़ी अच्छी तरह से जा पा रहे हैं। तीसरा का अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जैसे यूपीआई है, डिजिटल इंडिया है और ई वीजा फैसिलिटीज है, उसके माध्यम से एक जो इश्यूज आते थे ट्रैवल के, पेमेंट के, वो अब बहुत तरह से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और लास्ट है, अगर हम फोकस करें सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमी पे, तो फ्रॉम इको टूरिज्म टू एडवेंचर टूरिज्म बहुत जबरदस्त इसमें प्रभाव आ रहा है। जहाँ पे हम लोग स्पेशली जो मिलेनियम है, भारत की जनता के जो मिलेनियम है, वो बड़ा ऑथेंटिक इम्प्रेसिव नई तरीका एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो इस जगह से मिल रहा है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रिलीजियस टूरिज्म। अगर मैं बताऊं कि रिलीजियस टूरिज्म भी हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ ऑलरेडी 200 सिटीज को हमने आइडेंटिफाई किया है। अयोध्या हो गई, वाराणसी हो गई, अजमेर शरीफ हो गए, एक्सेट्रा, जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं कि इन जगह में हम लोग किस तरह से ट्रेनिंग करें, अपस्किलिंग करें लोगों की, ताकि ईज ऑफ ट्रैवल वहां पे जाके कैसे उनका वो जाके बात कर सकते हैं, कैसे उनका वेलकम होता है, एंड टू एंड अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो और लोग जाएंगे, इंडियन ही नहीं बाहर से भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को मिला के बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे को ये 42 INR 42 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी को देखने का और करने का। अपने आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी भी देता है और बताता है कि ये जो रफ्तार है उसमें हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए इस तरह के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्लोबल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बुलिश हैं भारत की टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री पर। नीरज सिंह देव सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे देर से खुलने वाली इंडस्ट्री थी, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बहुत सारा डेंट झेला है आफ्टर कोरोना इस पूरे सेक्टर ने, लेकिन अब जब रफ्तार पकड़ रही है तो वो रफ्तार दंग कर रही है, हैरान कर रही है। हमें बताइए सर, और शायद किसी को इसके प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, आम टूरिस्ट भी, हम और आप जैसे लोग जब किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों की तादाद, वहाँ पर कंजम्पशन, वहाँ पर ख़ास तौर पे उसके आसपास का डेवलपमेंट और बाकी जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वो सब इसकी तस्वीर साफ बयां कर रहा है। इसके बावजूद आपको सुधार क्या नजर आते हैं? क्या ऐसा चीजें हैं जहां पर फोकस करना अभी भी आवश्यक है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया इस पैनल के लिए। इसमें अगर आप किसी भी टूरिज्म डेस्टिनेशन में, इंडिया में टूरिज्म जो हॉटस्पॉट्स हैं, 365 डेज अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक कैचअप गेम है बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स, क्राउड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, उसमें एक कैचअप गेम है। कभी भी मतलब बहुत कम ऐसा सिचुएशन है कि जहां पर हम आगे चल रहे हों डेवलपमेंट के हिसाब से। तो मैं अभी ये कहूंगा कि देखिए, क्योंकि हम कई सालों से हॉलिडे स्टार्व्ड कंट्री रहे हैं। अगर आप हमारा देखेंगे पॉपुलेशन में, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रैवल जो हॉलिडेज करते हैं लोग, वो अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडिया में अभी भी सिर्फ 6 से 7% पॉपुलेशन ऐसी है जो हॉलिडे के लिए विद इन इंडिया ट्रैवल करती है। तो इसका जो हेडरूम है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत बड़ी है। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो जीडीपी ग्रोथ इंडिया देख रहा है अगले 10 साल के लिए, अगर आप समझें, अगर कंपाउंडिंग, अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे एनुअली, ग्रोथ ऑफ 6 to 7%, ये कहाँ लेके जा सकती है जीडीपी को। और पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, उसी रफ्तार में नंबर ऑफ ट्रैवलर्स और नंबर ऑफ हॉलीडेज, नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ेंगे इंडिया से। तो इसमें हमको क्या देखना है, इंडिया खाली स्टैंड अलोन नहीं है, और भी जो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या साउथ जो शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस हैं, वो भी कॉम्पीट कर रही हैं इन इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। तो इंडिया का मतलब, ये टूरिज्म जो है इंडिया को प्लेट में नहीं मिलने वाला है। इंडिया को इन डेस्टिनेशंस के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में,
अट्रैक्शंस में और ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस में, गाइड एक्सपीरियंस में, ट्रांसपोर्ट एक्सपीरियंस में कॉम्पीट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि लास्ट थिंग हम ये चाहेंगे कि जो ट्रैवलर है, जो फर्स्ट टाइम जो अपनी मतलब लाइफ में अगर कोई हॉलिडे लेता है तो इंडिया के अंदर नहीं लेके वो बाहर चले जाए। तो हमको स्पीड रखनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कनेक्टिविटी रखनी है, नॉट ओनली ट्रेन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, बस फैसिलिटीज, द लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, गाइड स्किलिंग, एजुकेशन एट द लोकल लेवल, एट द लास्ट माइल डिलीवरी। तो ये सब चीजों को हमको जो है, वी आर ऑलरेडी इन अ कैचअप गेम, तो हमको जो है डबल ट्रिपल स्पीड से काम करना पड़ेगा। और मैं एक और बात इसमें ऐड कर दूं कि टूरिज्म इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट है, और बड़ा अच्छा लगता है कि कई टूरिज्म स्टेट्स ऐसे हैं, जो स्टेट्स इंडिया में जो बहुत एक्टिव हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, केरला बहुत अच्छा काम कर रहा है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, और उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश है, तो गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, टूरिज्म में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सारे मायनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में नहीं। इंटरनेशनल होटल्स यहाँ पर आ रही हैं, चेन्स यहाँ पर आ रही हैं। और आज अगर देखेंगे तो रिसेंट में एक अनाउंसमेंट देख रहा था, उसमें मैरियट जो ग्रुप है उसके ऑलरेडी इंडिया में 150 होटल्स ऑलरेडी बना चुके हैं वो लोग। उसी तरीके से हिल्टन है, हयात होटल चेन है, रेडिसन है, और इंडिया की जो चेन्स हैं, ताज ग्रुप है, विवांता है, या आपके लेमन ट्री है, और ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन बिल्कुल। जो होम और स्टेज का। ये विस्तार जैसा आप बता रहे हैं कि अभी तो मतलब पूरी तरह से जो है वो इस क्षेत्र की ग्रोथ तो अब आएगी, और जैसे जैसे विस्तार बढ़ेगा तो सोचिए संभावनाओं का कितना बड़ा संसार खुलेगा। हरजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी जगहों के तो नाम लिए, कई सारे स्टेट के नाम लिए नीरज जी ने, लेकिन हमें बताइए ये जो नए अनहिडन जेम्स हैं, वहां पर भी इस तरह की जो है आपको फुटफॉल्स दिख रहे हैं, रुझान दिख रहा है आजकल, जिस तरह से नीरज जी ने जिक्र किया, और खासतौर पे एक अहम फैक्टर बताया राजन सर ने, जो डिजिटल एक्सपोजर बढ़ा है, क्या उसका इम्पैक्ट अब नई नई जगहों के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने में मिल रहा है, और वो जगहें कौन सी हैं? बिल्कुल। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, और पैनल पे गणमान्य व्यक्ति बैठे, नीरज जी और राजन जी। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जहाँ टूरिस्ट बिल्कुल जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अभी अच्छा बना है। और पहले जहाँ 7-8 घंटे ड्राइविंग लगती थी गुवाहाटी से जाने के लिए, अरुणाचल के लिए, अभी भी टाइम है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। और पर्यटकों को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि वो इन जगहों को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको रास्ते में कहीं कहीं ब्रेकडाउन अगर हो जाए कुछ, या कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, पेट्रोल पंप्स हैं, होटल्स खुले हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। तो नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट है, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, आप देखिए कितने टूरिस्ट जा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में भी टूरिस्ट पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हुआ है। रेल लाइनें, रेलवेज हैं, फ्रॉम दिल्ली भी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। राजस्थान, गुजरात, ऑफ कोर्स ये हमेशा ही सदाबहार डेस्टिनेशन रहे हैं। पंजाब, हरियाणा में भी टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के कुछ जगहें ऐसी थी जहां हम पहले सोचते थे जाने के लिए कि कैसा होगा, बट अब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और उस विजन से जो भारत को हम डेवलप कर रहे हैं, देखो अपना देश प्रोग्राम हो रहा है, और इवन रिलीजियस हब्स जो बने हुए हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये स्टेट्स में जो छोटी छोटी सिटीज थी जहां रेगुलर पर्यटक नहीं जाते थे, अब वहां पे भी पर्यटक जा रहे हैं। तो हमें एज इंडियंस हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और ऑफ कोर्स सरकार काफ़ी और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलके काफ़ी योजनाएं वो कर रहे हैं, जहाँ पे रेल लाइन, एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें और भी डेवलपमेंट इसमें चाहिए। हाइजीन फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं छोटी जगह पे, तो जो बड़ी सिटी से
पर्यटक जाते हैं उनको ये रहता है कि वो साफ सुथरी जगह पे रहें या वहाँ खाएं। तो आई एम श्योर अभी जैसे नीरज जी ने भी कहा है कि थोड़ा सा हमें और काम करने की जरूरत है, और ये जो सेक्टर्स स्टेट्स जो पहले इतने पॉपुलर नहीं थे वो आने वाले दिनों में और भी पॉपुलर होंगे। और एक अच्छी बात ये भी है कि जो ओवर टूरिज्म वाले स्टेट्स और सिटीज हैं उनसे पर्यटक थोड़े से कम होंगे, विच इज इम्पोर्टेंट। बहुत अहम बात आपने कही। और इस पूरी चर्चा का जो पहला पड़ाव रहा है उसमें एक चीज बात समझ में आई कि सारा जो मामला है टूरिज्म के बूस्ट होने का वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से जुड़ा है। आप उसे बेहतर अनुभव देंगे, आप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके और उसके एग्जीक्यूशन तक का सब कुछ अगर सहूलियत भरा और एक कह सकते हैं कि बिना किसी रोड ब्लॉक के होगा तो वो अपने आप में कोई छोटी जगह हो कोई बड़ी जगह हो उन सब में बूस्ट आपको नजर आएगा। और शायद इसमें ही हमने बहुत बड़ा सुधार दिया है, तो इस वजह से इस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। राजन सर, क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ये मायने रखता है, या आपको लगता है कि अब हमारे संस्थानों में या हमारे हायर एजुकेशन में या हमारे पूरे इस इकोसिस्टम में ट्रेनिंग पर, इसके अलावा एजुकेशन पर, टूरिज्म को लेकर अवेयरनेस पर, इस पर भी फोकस करना होगा? राजन सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। सुन सकते हैं? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। थैंक यू। आपने बिल्कुल अहम क्वेश्चन पूछा है ये, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आई थिंक टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ये माना जाता था कि इट्स नॉट अ वेरी एस्पिरेशनल सेक्टर, वो बदलता जा रहा है। हमने एक स्टडी करी थी लास्ट ईयर पीडब्ल्यूसी के थ्रू, ऑल इंडिया 26 स्टेट्स को हमने किया था, 10,500 बच्चों को सैंपल में लिया था और 500 एम्प्लॉयर्स को लिया था, जिसमें यह पता चलता है कि 18 से 34 साल की उम्र के जो लोग हैं जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्टेड हैं, मात्र 5.8 लाख ऐसे लोग हैं, 5.8 मिलियन लोग हैं, सॉरी, जिसमें से सिर्फ 1% है जो जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है। तो ट्रेनिंग बहुत अहम रखता है। मैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल से हूं। हम लोग आज की तारीख में 1300 से ज्यादा सेक्टर ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं जहां पे हम ट्रेनिंग करते हैं, मोबिलाइज करते हैं बच्चों को और उनको मेन स्ट्रीम में एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसके अलावा हम लोग स्टेट स्कूल बोर्ड 26 के स्टेट स्कूल बोर्ड से, ताकि जूनियर क्लासेस से बच्चों को समझ आने लगे कि क्या स्कोप है, किस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है, वो एक जॉब उनको आगे जाके एक प्रोत्साहित करे कि हम इस सेक्टर में जाएंगे। 30 लाख लोगों की जरूरत है बिटवीन इन द नेक्स्ट 4 years इन दिस सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म। इतने जो जैसे अभी बताया गया कि बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज, मैरियट है, इंडियन कंपनी ताज एक्सपैंड कर रहे हैं, उनको लोगों को सर्विस करने के लिए उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज हैं, पर हमें ये एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करनी पड़ेंगी ज्यादा। गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ कर रहा है और अब इंडस्ट्री भी सामने आ रहा है टू हैव अ जॉइंट पार्टनरशिप एंड इंडस्ट्री एंगेजमेंट। उसी से दोनों का साथ होकर ही ये आगे बढ़ पाएगा, पर अपॉर्चुनिटी बहुत है। आपने कही। और नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये रिपोर्ट जो है उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि हम, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो अनुभव है वो कितना बेहतर होता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है। एक और चीज़ है कि बिजनेस ट्रैवल में भी बहुत बड़ा सुधार देखा गया है। अब एग्जीबिशंस हों, मीटिंग्स हों, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस हों, ग्लोबल कॉन्क्लेव्स हों, बड़े बड़े जो भारत सरकार भी इवेंट कराती है, उन सब से भी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। क्या इस सेक्टर के लिहाज से भी थोड़ी तैयारी को और एग्रेसिव बनाना होगा? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा एक पहलू उठाया है कि कॉन्फ्रेंसेस और जो बिजनेस, एक तो पहले क्या है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में अगले 5 या 10 सालों में इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो सबसे अट्रैक्टिव कंट्री है। तो ये बात बिल्कुल तय है
कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में लगेंगी। तो इससे क्या होगा, इसको सपोर्ट करने के लिए दुनिया की जितनी भी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हैं, इवेंट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, नीडलेस टू से कि वो उनको इंडिया आना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनली क्या होता था, इंडिया से हम लोग बाहर जाते थे एग्जीबिशंस देखने के लिए, इवेंट्स देखने के लिए, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियंस बाहर जाते थे। अब रिवर्स ट्रेंड हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया और ये कंटिन्यू रहेगा थोड़े दिन के लिए। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, नॉर्थ जो एयरलाइन कनेक्टिविटी है, ट्रेन कनेक्टिविटी, उसके अलावा अच्छे एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया में टॉप स्पेशली 2 बड़े जो सिटीज हैं, दिल्ली और बॉम्बे में, वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन सेंटर्स और कन्वेंशन सेंटर सेटअप हुए हैं। उसके अलावा छोटी जो टीयर 2 सिटीज हैं, वहां पर भी वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर्स स्टैब्लिश हो रहे हैं विद बेटर कनेक्टिविटी। आज अगर आप जाते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर जाते हैं, या दिल्ली में यशोभूमि जो नया हमने द्वारिका में जो कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, ये वर्ल्ड क्लास है। ये किसी भी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट वेन्यू के कंपटीशन में खरे उतरते हैं। उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है। तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में आए, ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स इंडिया में आए, उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इंसेंटिवाइज करता है ट्रैवल कंपनीज को, जो कन्वेंशन जो हम बोलते हैं पीसीओ, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स, उनको भी इंसेंटिवाइज करता है। और हमको ज्यादा से ज्यादा अप्रोच क्या रखनी पड़ेगी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड अंडर द इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, हमको और ज्यादा जगहों में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इंडिया को एज अ माइस डेस्टिनेशन, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हब करके प्रमोट करना पड़ेगा, सो दैट वी आर एबल टू गेट मोर एंड मोर सच इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस। आपने कही। मैं खास तौर पे अरजीत आपके पास आना चाहूँगा। हमें ये बताइए कि अगर जैसे कश्मीर की घटना हुई या फिर किसी तरह का कोई मिसहैप किसी ख़ास जगह पे हो जाता है या धार्मिक जगहों पे स्टैम्पेड की घटनाएं हो जाती हैं, क्या इससे एक कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए सेक्टर को एक असर पड़ता है? क्या कहते हैं आंकड़े, या आप लोगों ने क्या अनुभव किया है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी घटना, दुखद हादसा कभी कहीं पे भी होता है, रिलीजियस स्पॉट पे या फिर कोई टूरिस्ट स्पॉट पे भी, जैसे कश्मीर में भी टेररिस्ट अटैक हुए थे। सो नॉट ओनली ट्रैवल कंपनीज, जो पर्यटक हैं उनके लिए भी कुछ टाइम के लिए, जो पर्यटक वहाँ पे हैं या जो प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे, या वो अपना प्लान डिफर करेंगे। सो टाइम बीइंग के लिए प्रॉब्ली आप 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक उस डेस्टिनेशन को थोड़े सा धक्का जरूर लगता है। और ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ये भी असेस करने की ज़रूरत है कि ऐसा अगर मिसहैप कहीं होता है क्राउड मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो वो क्यों हो रहा है और हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी अभी सेशन में हम सुन रहे थे और सबने कंट्रीब्यूट किया है कि जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, इवन जो ट्रैवल कर भी रहे हैं पर्यटक, उनको भी सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो एक धार्मिक स्थल पे या टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं तो उनको अपने लाइन में मेंटेन करके चलना चाहिए, या दर्शन करने हैं कहीं पे तो सबकी लाइन अलग होनी चाहिए जाने आने के लिए। तो इस तरह से अगर हम अपना चीज़ों को मान के चलेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हम जो मिसहैप हो रही हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। डेफिनेटली एज अ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों में सुधार की भी आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल के साथ राजन सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। भारत में हम कोई कपड़ा भी लेने जाते हैं तो पहले प्राइस टैग देखते हैं। इस सेक्टर में प्राइसिंग भी बहुत मायने रखती है, और हाल फिलहाल प्राइसिंग के साथ एक और चीज़ है जिस बात का आपने जिक्र किया कि डिजिटल एक्सपोजर बढ़ा है। इस डिजिटल एक्सपोजर ने फ्रॉड की भी घटनाएं कर दी। मतलब कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो ऑथराइज प्लेटफॉर्म है, उनके डमी और फ्रॉड प्लेटफॉर्म से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जा रही है। क्या कहेंगे सर, क्या मतलब इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा निगरानी और रेगुलेशंस की आवश्यकता है? बिल्कुल, आई थिंक निगरानी रेगुलेशंस की तो आवश्यकता है ही।
और जो आपने प्राइसिंग की बात करी, दैट इज ऑल्सो लॉट टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप देखें कि इंडिया में 4 और 5 स्टार कैटेगरी के जितने भी रूम्स अवेलेबल हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी अलोन से कम है। एंड दैट इज द रीजन बाय अपॉर्चुनिटी बहुत है, पोटेंशियल। डिमांड सप्लाई अगर एक बैलेंस होता है तो ऑब्वियसली प्राइसिंग भी उसी हिसाब से बैलेंस हो जाती है। जो डिजिटल का आपने कहा, फ्रॉड हर जगह हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। एंड डिस्पाइट ऑल द रेगुलेशंस एंड मैसेजेस जो हम लोग सुनते रहते हैं कि इस फ्रॉड में मत फंसिए, थोड़ा देखिए, हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इसके बारे में, और डिजिटल एजुकेशन लिटरेसी हमें और बढ़ानी पड़ेगी बहुत जोरों में। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोग फंडिंग के लिए करते हैं, इंडस्ट्री से बात करते हैं, तो मैं अपनी फंडिंग सिर्फ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी से नहीं ले रहा। आज की तारीख में जो नॉन कनेक्टेड हैं टूरिज्म से और डिफरेंटली कनेक्टेड है, जैसे हम लोग फंडिंग करें, CSR फंडिंग करें, वीजा इंटरनेशनल हमारे साथ जुड़ के 3 साल की फंडिंग कर रहा है, इंडिगो एयरलाइंस कर रही है हमारे साथ फंडिंग। तो फंडिंग भी आ रही है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। पर हाँ, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलरली में और इस वर्टिकल में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अपने को बिल्कुल वही वही अपडेट करते हर रहना पड़ेगा हर और अपने क्षेत्र कस्टमर्स। हर क्षेत्र तो अपने आप को अपग्रेड करता ही करता है, उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे में एक कंज्यूमर होने के नाते आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी खुद को, वो कहते हैं ना, टू डाल डाल में पात पात, तो शायद आपको भी एक कदम आगे रखना होगा और अवेयर रहिए, जानकारियां जो रहे दुरुस्त रहिए, हर चीज को देख परख कर आगे बढ़िए, तो आपका अनुभव भी बेहतर होगा। बाकी सरकार हो, संस्थाएं हो, प्राइवेट प्लेयर्स हों, और हम आजकल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को भी देख रहे हैं, वो किस तरह से लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, नई नई जगहें खोज के दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये पूरा इकोसिस्टम इस तरह से ग्रो कर रहा है और जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, ग्लोबल रिपोर्ट्स उसकी तस्दीक कर रहे हैं। नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा राजन सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने इनसाइट्स शो में देने के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आप सभी को आमंत्रित करते रहेंगे। चलिए, उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।